हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। ये है हमारी टेस्ट सीरीज नंबर 21। हमेशा की भांति इस टेस्ट सीरीज में भी हमने इंक्लूड किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट। इनमें से कोई भी क्वेश्चंस आपके आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। और हाँ, जो वीडियोज हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एक बार सभी वीडियोज़ को अवश्य देखें, क्योंकि सभी वीडियोज़ आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी वीडियोज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और स्क्रीन में आपको मिल जाएंगे जब वीडियो ख़त्म होगी, तो आप वहाँ से भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, आपके अप्रिशिएट करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, और हम कोशिश करते हैं आपके लिए फ्यूचर में और भी अच्छी वीडियोज़ लाने की। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी आज की ये एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का गठन कब किया गया? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन क है 26 जून 1982, ख है 26 सितंबर 1981, ग है 26 जून 1983 और घ है 26 सितंबर 1985। आंसर बताने से पहले कहना चाहूँगा कि अपना नोटबुक और पेन ले लीजिए, क्योंकि ये सीरीज है बहुत खास। आपको अपना स्कोर लगाना ही लगाना है, इससे आप चेक कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपना नोटबुक और पेन ले लीजिए और अपना स्कोर लगाइए। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन घ 26 सितंबर 1985। ठीक है, भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन वर्ष 26 सितंबर 1985 को किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुंजरू समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन क है 1958, ख है 1959, ग है 1963 और घ है 1960। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ख 1959, यानी कि 1959। जो कुंजरू समिति है उसकी स्थापना 1959 में की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाल भवन सोसाइटी भारत की स्थापना किस वर्ष में हुई? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन क है 1960, ऑप्शन ख है 1957, ऑप्शन ग है 1963, ऑप्शन घ है 1955। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गेस कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके अपना समय ले सकते हैं। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है 1960, यानी कि ऑप्शन क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत में बाल भवन सोसाइटी भारत की स्थापना हुई थी वो हुई थी वर्ष 1960, यानी कि 1960 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जर्नल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग पर एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। इसके लेखक कौन थे? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन क है मार्शल हुक, ऑप्शन ख है चार्ल्स विलियम, ऑप्शन ग है हैरे वैज्ञानिक, ऑप्शन घ है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आपको बताना है जर्नल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग पर जो पुस्तक का प्रकाशन किया गया था उसके लेखक कौन थे। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। आई होप आपने गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन गो बिल्कुल राइट आंसर है, हैरे वैज्ञानिक। ठीक है, इन्होंने इस पुस्तक का प्रतिपादन वर्ष 1957 यानी कि 1957 में किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सूखा रोग से संबंधित है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन क है नौकनी, ख है पिजन चेस्ट, ग है ओडिमा, घ है खरोच। आपको बताना है कि इनमें से कौन सूखा रोग से संबंधित है। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ख पिजन चेस्ट। जो पिजन चेस्ट नामक रोग है वो सूखा रोग से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोई खिलाड़ी मिचली यानी कि नशा महसूस करता है तो उसे सलाह दी जाती है। ठीक है, मिचली का तात्पर्य यहाँ पर है जी मचलने से। ठीक है, यदि किसी खिलाड़ी का जी मचल रहा हो, उसे मिचली महसूस हो रही हो, तो उसे क्या सलाह दी जाती है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन क है बैठ जाने की, ऑप्शन ख है लेट जाने की, ऑप्शन ग है खड़ा हो जाने की, या ऑप्शन घ है इनमें सभी, यानी कि ये सभी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जब किसी खिलाड़ी को मिचली महसूस होती है या फिर जी मचलना महसूस होता है तो उसे बैठ जाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोच क्षति है। ठीक है, ऑप्शन क संधिबंध की, ऑप्शन ख है पेशी की, ऑप्शन ग है अस्थि की, या फिर घ है संयोजी ऊतक की। चलिए जल्दी से बताइए कि मोच किस प्रकार की क्षति है? संधिबंध की, पेशी की, अस्थि की, या फिर संयोजी ऊतकों की? आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूं। जी हाँ, जो मोच है वो संधिबंध की एक क्षति है। मोच का तात्पर्य यहाँ पर स्प्रेन से है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंकालीय तथा मांसपेशीय तंत्र के संयुक्त तंत्र को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन क है मस्कुलर सिस्टम, ख है स्केलेटल सिस्टम, ग है मस्कुलो एंड्योरेंस सिस्टम, या फिर घ है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूं। जी हाँ, जो कंकालीय तथा मांसपेशीय तंत्र के संयुक्त तंत्र होता है उसे मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन घ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, रोगात्मक दुर्बलता यानी कि पैथोलॉजिकल वीकनेस अथवा क्षति के परिणाम स्वरूप अस्थिभंग फ्रैक्चर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना है। ऑप्शन क है भारी रक्तस्राव, ऑप्शन ख है स्थान भ्रंश यानी कि डिसलोकेशन, ऑप्शन ग है टूट फूट यानी कि फ्रैक्चर, ऑप्शन घ है खरोच यानी कि स्क्रैच। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूं। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन ग टूट फूट यानी कि फ्रैक्चर। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको इसका आंसर क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, दबाव के कारण टूट फूट वियर एंड टियर सामान्य है। तो आपको बताना है कि जो दबाव के कारण टूट फूट वियर एंड टियर होता है वो किन में सामान्य होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन क है बड़े बच्चों में, ख है वयस्कों में, ग है वृद्ध व्यक्तियों में, या फिर घ है महिलाओं में। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूं। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन ख वयस्कों में। ठीक है, दबाव के कारण टूट फूट जिसे हम वियर एंड टियर भी कहते हैं वो सामान्यतः वयस्कों में पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव की कोशिकाएं किसके कारण आपस में जुड़ी होती हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन क है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ख है कोशिका झिल्ली, ग है डेस्मोसोम्स, और घ है साइटोप्लाज्म। इजी क्वेश्चन रहेगा। आई होप आपने गेस कर ही लिया होगा आंसर। चलिए जल्दी से गेस कीजिए। आपको बताना है कि मानव की कोशिकाएं किसके कारण आपस में जुड़ी रहती हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, डेस्मोसोम्स, या फिर साइटोप्लाज्म। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन क प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अक्षीय यानी कि एक्सियल अस्थिपंजर यानी कि स्केलेटन में अस्थियों की संख्या होती है। कितनी होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन क है 60, ख है 80, ग है 40, और घ है 20। आपको बताना है जो एक्सियल स्केलेटल होता है यानी कि जो अक्षीय अस्थिपंजर होता है उसमें कुल कितनी अस्थियां होती हैं। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गैस किया है। जो अक्षीय कंकाल होता है उसमें कुल 80 यानी कि ऑप्शन ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 80 अस्थियां होती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिर को कंधे के दाएं अथवा बाएं झुकाना कौन सी गति है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन क है विस्तारण यानी कि एक्सपेंशन, या फिर से एक्सटेंशन होना चाहिए। ऑप्शन ख है आकुंचन यानी कि फ्लेक्शन,
ग है पार्श्विक आकुंचन लैटरल फ्लेक्शन, घ है पार्श्विक विस्तारण यानी कि लैटरल एक्सपेंशन। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आपको बताना है सिर को कंधे के दाएं अथवा बाएं झुकाना कौन सी गति है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूं। जी हाँ, ऑप्शन गो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पार्श्विक आकुंचन या फिर लैटरल फ्लेक्शन। जब हम सिर को कंधे के दाएं अथवा बाएं झुकाते हैं तो वो पार्श्विक आकुंचन यानी कि लैटरल फ्लेक्शन कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से क्या नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग नहीं है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है हेरोइन, ऑप्शन ख है कोकीन, ऑप्शन ग है मॉर्फिन, ऑप्शन घ है कोडाइन। इनमें से कौन सी नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग नहीं है। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन क हेरोइन। ठीक है, बाकी अन्य सभी कोकीन, मॉर्फिन और कोडाइन आपकी नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह रसायन जिसके सेवन से तनाव की स्थिति समाप्त होती है और शांति मिलती है। आपको बताना है वो कौन सा रसायन है जिसके सेवन से यानी कि जिसका उपभोग करने से तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है और शांति मिलती है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन क है डायरेटिक्स, ऑप्शन ख है नार्कोटिक्स, ऑप्शन ग है एरिथ्रोपोइटिन, ऑप्शन घ है सेडेटिव्स। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूं। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन ख नार्कोटिक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 रीड करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, मांसपेशी के फाइबर में किस कारण धारीदार चिन्ह दिखाई देते हैं। ठीक है, जो मांसपेशी के फाइबर्स होते हैं उसमें किस कारण धारीदार चिन्ह दिखाई देते हैं ये आपको बताना है। क है एक्टिन, बी है मायोसिन, ग है क व ख दोनों और घ है न्यूक्लियस। इनमें से किसके कारण मांसपेशी के फाइबर में धारीदार चिन्ह दिखाई देते हैं ये आपको बताना है। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन ख मायोसिन। ठीक है, जो मायोसिन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन एक प्रकार के प्रोटीन भी होते हैं जो कि तंतु के रूप में हमारे मांसपेशियों में पाए जाते हैं। ठीक है, जो मायोसिन होते हैं वो आकार में एक्टिन से मोटे होते हैं, तो मायोसिन के कारण ही फाइबर्स में धारीदार चिन्ह दिखाई देते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, उपबंधी यानी कि अपेंडिकुलर अस्थिपंजर में अस्थियों की संख्या क्या होती है या कितनी होती है। राइट, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन क है 120, ख है 180, ग है 126 और घ है 116। जल्दी से अपना आंसर गेस कीजिए। आपको बताना है कि जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है, उपबंधी अस्थिपंजर होता है, उसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 120, 180, 126 या फिर 116। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूं। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन ग 126। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, न्यूटन का तीसरा गति का नियम एक अन्य नाम यह भी है। आपको बताना है कि जो न्यूटन का गति का तीसरा नियम है उसका क्या नाम है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन क है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ निस्टिया, ख है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ग है संवेग का नियम, लॉ ऑफ इम्पल्स और घ है गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूं। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है। न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी कि लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट व्यक्ति अभिरुचि रखते हैं। तो आपको बताना है जो इंट्रोवर्ट व्यक्ति होते हैं यानी कि अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो किस में रुचि रखते हैं। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन क है अपने में यानी कि स्वयं में, ख है दूसरों में, ग है अपने तथा दूसरों में और घ है इनमें से कोई नहीं।
चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए, बताइए हमें किस में रुचि रखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो स्वयं में यानी कि अपने आप में रुचि रखते हैं, इसीलिए उन्हें इंट्रोवर्ट भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, किशोरावस्था में व्यक्ति का व्यवहार किस से प्रभावित होता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन क है परिवार से, ख है समकक्ष समूह से यानी कि इक्विवेलेंट से, ग है विद्यालय से और घ है समाज से। चलिए जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा कि किशोरावस्था में जो व्यक्ति का व्यवहार है वो किस से सर्वाधिक प्रभावित होता है, परिवार से, समकक्ष समूह से, विद्यालय से या फिर समाज से। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, किशोरावस्था में समकक्ष समूह से व्यक्ति का व्यवहार जो है सर्वाधिक प्रभावित होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, एकाग्रता संकीर्णतम मार्ग है। ठीक है, जो एकाग्रता है उसका संकीर्णतम मार्ग क्या है। क है आक्रमण का यानी कि अटैक, ख है उद्बोध्यान, ग है उत्प्रेरणा और घ है ध्यान का। ठीक है, चलो जल्दी से अपना आंसर गेस कीजिए। एकाग्रता का संकीर्णतम मार्ग क्या है। अटैक, इलाइंसमेंट, मोटिवेशन या फिर मेडिटेशन। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है। ऑप्शन घ ध्यान का यानी कि मेडिटेशन का। जो एकाग्रता संकीर्णतम मार्ग है एकाग्रता का वो है ध्यान का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, सीखने का संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत के साथ किसका नाम जुड़ा है। ठीक है, आपको बताना है कि सीखने के संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन क है जॉन डुई, यहाँ पर होना चाहिए जॉन डीवी। ठीक है, ऑप्शन ख है अरस्तु, ग है रूसी यानी कि रूसो यहाँ पर होना चाहिए था, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, और घ है पाब्लो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से गैस कीजिए। आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन घ पाब्लो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सीखने का संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है वो पावलो से संबंधित है। इसका प्रतिपादन पावलोव ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्यक्तिगत फीडबैक किसके द्वारा सुविधाजनक बनता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। क है दूरदर्शन, ख है टैप रिकॉर्डर, ग है गतिबोधक ज्ञान यानी कि डायनामिक नॉलेज, घ है उपयुक्त सभी। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। जी हाँ, जो व्यक्तिगत फीडबैक है वो उपयुक्त सभी के द्वारा सुविधाजनक बनता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, समवर्ती फीडबैक। ठीक है, समवर्ती फीडबैक करस्पॉन्डिंग फीडबैक जिसे हम कहते हैं नौसिखिया को दिया जाता है। जो नए सीखने वाले खिलाड़ी होते हैं उनको समवर्ती फीडबैक कब दिया जाता है। क है कार्यशीलता के पश्चात, ख है कार्यशीलता के दौरान, ग है कार्यशीलता के पूर्व, घ है उपयुक्त में से कोई नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन ख कार्यशीलता के दौरान। जो समवर्ती फीडबैक है करस्पॉन्डिंग फीडबैक है वो नौसिखिए को, एक नए सीखने वाले खिलाड़ी को, प्रशिक्षु को कार्यशीलता के दौरान दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा मत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, उपलब्धि उत्प्रेरण। ठीक है, उपलब्धि उत्प्रेरण यानी कि अचीवमेंट मोटिवेशन का संबंध है किससे है। क व्यक्ति की आवश्यकता में, ख व्यक्ति के ज्ञान से, ग व्यक्ति के अनुभव से या फिर घ व्यक्ति के रुझान से। आपको बताना है कि जो उपलब्धि उत्प्रेरण है यानी कि अचीवमेंट मोटिवेशन है उसका संबंध किससे है। व्यक्ति की आवश्यकता में, व्यक्ति के ज्ञान से, व्यक्ति के अनुभव से या फिर व्यक्ति के रुझान से। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्ति की आवश्यकता में। ठीक है, जो अचीवमेंट मोटिवेशन होती है, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को अचीव करने के लिए मोटिवेट होता है तो वो उसे व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार ही वो मोटिवेट होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है,
टर्मिनल फीडबैक नौसिखिए को दी गई सूचना है। ठीक है, जो टर्मिनल फीडबैक है वो नौसिखिए को यानी कि नए सीखने वाले व्यक्ति को दी गई सूचना है। कब? ऑप्शन क है कार्यशीलता के पूर्व, ख कार्यशीलता के पश्चात, ग इनमें से कोई नहीं, या फिर घ उपरोक्त सभी। चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए कि जो टर्मिनल फीडबैक है वो नौसिखिए को कब दी जाने वाली सूचना है? कार्यशीलता के पूर्व, कार्यशीलता के पश्चात, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से सभी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, जो टर्मिनल फीडबैक होता है वो नौसिखिए को कार्यशीलता के पश्चात दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाए ऑप्शन ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, अवसरों की समानता तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व निम्न प्रशासन में दिया जाता है। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, मैं फिर से रीड कर रहा हूँ। अवसरों की समानता तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व निम्न प्रशासन में दिया जाता है। तो किस प्रशासन में दिया जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन क है लोकतांत्रिक प्रशासन, ख है अशासन, ग है मुक्त प्रशासन, घ है उपरोक्त सभी। बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा। आई होप आपने गेस कर भी लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपने गेस किया है। ऑप्शन क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो लोकतांत्रिक प्रशासन है यहाँ पर व्यक्तियों को अवसर की समानता, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व प्रशासन में दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक पर्यवेक्षक सुपरवाइजर में निम्न गुण होता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन क है उदारता का, ऑप्शन ख है उत्तम चरित्र, ग है रचनात्मक नेतृत्व, और घ है उपरोक्त सभी। आपको बताना है एक पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर में कौन से गुण होने चाहिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, सभी गुण होने चाहिए, उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स की ऑप्शन घ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में निरीक्षण पद्धति कब प्रारंभ की गई? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन क है 1882, ख है 1854, ग है 1858, घ है 1884। आपको बताना है कि भारत में निरीक्षण पद्धति कब प्रारंभ की गई। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर है 1854, यानी कि 1854 में भारत में निरीक्षण पद्धति प्रारंभ की गई। ऑप्शन ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, पर्यवेक्षण उत्तम शिक्षण अधिगम परिस्थितियों की विकास में एक सहायता है। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप इसको ऐसे ही समझिए। पर्यवेक्षण उत्तम शिक्षण अधिगम परिस्थितियों की विकास में एक सहायता है। निम्न कथन किसका है, या फिर निम्न किसका कथन है? ठीक है, आपको बताना है कि ये कथन किसका है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। क है डब्ल्यू किम्बल, ख है बटलर, ग है रोमनी, और घ है उपरोक्त कोई नहीं। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन क डब्ल्यू किम्बल। ठीक है, डब्ल्यू किम्बल ने कहा कि पर्यवेक्षण उत्तम शिक्षण अधिगम परिस्थितियों की विकास में एक सहायता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राचीन ग्रीस में समुद्र देवता किसे माना जाता था? आपको बताना है प्राचीन ग्रीस में समुद्र देवता किसे माना जाता था। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। क है पोसिडॉन, ख है अपोलो, ग है ज्यूस, और घ है उपरोक्त में से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन क पोसिडॉन। ठीक है, पोसिडॉन समुद्र के देवता को कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, समय अवधि की दृष्टि से सर्वाधिक लंबा ओलंपिक कौन सा रहा? ठीक है, आपको बताना है कि आज तक के ओलंपिक के इतिहास में सर्वाधिक लंबा ओलंपिक कौन सा चला। क है 1972, ख है 1912, ग है 1908, या फिर घ है 1896। ठीक है, चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, आज तक के इतिहास में जो सबसे लंबा चलने वाला ओलंपिक था वो था 1908 का ओलंपिक। ये ओलंपिक लगभग 261 दिन
तक चला था, यानी कि 6 महीने से भी अधिक लंबे समय तक ये ओलंपिक चला था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा कारक प्रशासन के स्वरूप को निर्धारित तथा प्रभावित करता है? ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्वरूप कारक प्रशासन के स्वरूप को निर्धारित तथा प्रभावित करता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन क है सांस्कृतिक कारक, ख है ऐतिहासिक कारक, ग है राजनीतिक कारक और घ है उपरोक्त सभी। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गैस किया है। ऑप्शन घ उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी कारक प्रशासन के स्वरूप को निर्धारित तथा प्रभावित करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, संस्थागत नियोजन उसके कार्यक्रमों का जोड़ है जिनके संस्था द्वारा अपनी अनुभूत आवश्यकताओं तथा निज के उपलब्ध एवं भविष्य में उपलब्ध संस्थानों के आधार पर तैयार किया जाता है। निम्न किसका कथन है या निम्नलिखित कथन किसका है? ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर है, आपको बताना है कि ये किसके द्वारा कहा गया है। संस्थागत नियोजन उनके कार्यक्रमों का जोड़ है जिनके संस्था द्वारा अपनी अनुभूत आवश्यकताओं तथा निज के उपलब्ध एवं भविष्य में उपलब्ध संस्थानों के आधार पर तैयार किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन क है M.B. बुच, ख है J.D. बुटलर, ग है रोमनी और घ है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन क, M.B. बुच। ये कथन जो कहा गया है वो M.B. बुच द्वारा कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम साई के नाम से भी जानते हैं, का गठन किस वर्ष किया गया? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन क है 1983, ख है 1984, ग है 1985 और घ है 1986। आपको बताना है कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका गठन किस वर्ष में किया गया। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। जी हाँ, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण है, उसका गठन वर्ष 1984 यानी कि 1984 में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति का गठन कब किया गया? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 1954, ख है 1956, ग है 1953, घ है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए। आपको बताना है कि अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति का गठन कब किया गया। 1954, 1956, 1953, उपरोक्त में से कोई नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन क, 1954 यानी कि 1954 में अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति का गठन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रीस में आकाश देवता किसे माना जाता था? ठीक है, इससे पहले हमने जाना था कि समुद्र के देवता को पोसिडोन कहा जाता था। तो अब आपको बताना है कि जो आकाश के देवता थे किसको माना जाता था। ठीक है, क है पोसिडोन को जो कि समुद्र देवता थे, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ख है अपोलो को, ग है जियूस को या फिर घ है इनमें से कोई नहीं। अब आपके पास है 2 ऑप्शन, ख अपोलो या फिर ग जियूस। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जो आकाश के देवता थे वो थे जियूस देवता यानी कि ग। ठीक है, जियूस देवता को आकाश का देवता माना जाता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय की स्थापना निम्न वर्ष में की गई। आपको बताना है किस वर्ष राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन क है 1956 यानी कि 1956, ख है 1965, ग है 1955 और घ है 1952। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूं। जी हाँ, जो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय था उसकी स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। मीन्स की ऑप्शन क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, पर्यवेक्षण
जो वर्तमान समय में एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी माना जाता है जिसका उद्देश्य संपूर्ण शिक्षण अधिगम परिस्थिति का कारक सुधार करना है। किसका कथन है? आपको बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन क है J.T. बटलर द्वारा, ख है रोमनी द्वारा, ग है विलियम ए ईगर द्वारा या फिर घ है उपरोक्त सभी द्वारा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रीड करने जा रहा हूँ। जो कथन है ये कहा है, पर्यवेक्षण जो वर्तमान समय में एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी माना जाता है जिसका उद्देश्य संपूर्ण शिक्षण अधिक्रम परिस्थितियों का कारक सुधार करना है। तो ये कथन किसने दिया है? J.T. बटलर, रोमनी, विलियम ए ईगर या फिर उपरोक्त सभी। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन ग, विलियम ए ईगर। ये कथन विलियम ए ईगर द्वारा कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, कुंजरू समिति ने अपने सुझावों से सरकार को किस वर्ष परिचित कराया? ठीक है, जो कुंजरू समिति थी हमने जाना था कि उसकी स्थापना वर्ष 1959 यानी कि 1959 में हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर पूछा गया है कि कुंजरू समिति ने अपने सुझावों से सरकार को किस वर्ष परिचित कराया। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन क है 1961, ऑप्शन ख है 1964, ऑप्शन ग है 1963, ऑप्शन घ है 1960। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन ग। जो कुंजरू समिति थी उन्होंने 1963 में सरकारों को अपने सुझाव दिए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सा सुझाव कुंजरू समिति ने सरकार को दिया? ठीक है, कुंजरू समिति से यह हमारा तीसरा क्वेश्चन है। कौन सा सुझाव कुंजरू समिति ने सरकार को दिया था? अब आपको बताना है। ऑप्शन क है मनोरंजन प्रिय व्यापार को अपनाना। ठीक है, पहला ऑप्शन है मनोरंजन प्रिय व्यापार को अपनाना। ख है प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु विद्यार्थियों को प्रेरित करना। ग है कॉलेज स्तर पर राष्ट्रीय कैडेट कोर अपनाएं। और घ है उपरोक्त सभी। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है घ, उपरोक्त सभी। ठीक है, जो कुंजरू समिति ने सरकार को अपने सुझाव दिए थे वो ये सभी सुझाव दिए थे। उन्होंने कहा था कि मनोरंजन प्रिय व्यापार को अपनाना है, प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु विद्यार्थियों को प्रेरित भी करना है और कॉलेज स्तर पर कैडेट कोर को अपनाना भी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, मनोरंजन का अत्याधुनिक उपकरण है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। क है मोबाइल फ़ोन, ख है कंप्यूटर, ग है इंटरनेट, घ है उपरोक्त सभी। तो चलिए बताइए इनमें से क्या मनोरंजन का अत्याधुनिक उपकरण है? आई होप ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी ने गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी। ठीक है, बहुत से लोगों ने इसमें मोबाइल फ़ोन शायद सही आंसर क्लिक किया होगा, लेकिन ये सभी मनोरंजन के अत्याधुनिक उपकरण हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और इंटरनेट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, खिलाड़ी को अपनी मनोवैज्ञानिक दशा, शरीर कार्य की दशा, क्षमता, योग्यताओं आदि को नहीं बना पाता, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो राइट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। पहला है निहित क्षमताओं का विकास एवं उपयोगिता की प्रक्रिया, ख है शैक्षणिक प्रक्रिया, ग है परिपक्वता की प्रक्रिया और घ है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर है क, निहित क्षमताओं का विकास एवं उपयोगिता की प्रक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, खिलाड़ी को स्वयं की योग्यता परिचित कराकर एवं विकास करके खेल प्रदर्शन को सर्वश्रेष्ठ बनाने में योगदान प्रदान करे, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब आपको बताना है कि खिलाड़ी को स्वयं की योग्यता परिचित कराकर एवं विकास करके खेल प्रदर्शन को सर्वश्रेष्ठ बनाने में योगदान प्रदान करे, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। शैक्षणिक प्रक्रिया, परिपक्वता की प्रक्रिया, निहित क्षमताओं का विकास एवं उपयोग की प्रक्रिया और फिर घ, उपरोक्त कोई नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। जी हाँ, ये प्रक्रिया भी निहित क्षमताओं का विकास एवं उपयोगिता की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत ने ओलंपिक में हॉकी में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ठीक है, आपको बताना है भारत ने ओलंपिक में आज तक कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। राइट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन क है 7, ख है 6 और ग है 8 और घ है 5। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है। ऑप्शन ग 8। ठीक है, भारत ने आज तक कुल 8 स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीते हैं। किस खेल में? हॉकी के खेल में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, खेल कूद में होने वाली क्षतियों के पूर्ण उपचार के लिए निम्नलिखित में किस पर निर्भर होना चाहिए? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर रहा हूँ, अच्छे से समझिए। खेल कूद में होने वाली क्षतियों के पूर्ण उपचार के लिए पूर्ण उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होना चाहिए? भौतिक चिकित्सा पर, सुधारात्मक व्यायाम चिकित्सा पर, उपरोक्त दोनों पर या फिर अनुकूलन पर? आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गैस किया है। ऑप्शन गो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खेलकूद में होने वाली क्षतियों के पूर्ण उपचार के लिए हमें भौतिक चिकित्सा और सुधारात्मक व्यायाम चिकित्सा उपयुक्त दोनों पर निर्भर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, ओलंपिक ध्वज की रचना कब हुई? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन क है 1912 ईस्वी, ख है 1913 ईस्वी, ग है 1914 ईस्वी या फिर घ 1920 ईस्वी। चलिए जल्दी से गैस कीजिए, कब ओलंपिक ध्वज की रचना हुई थी? 1912, 1913, 1914 या फिर 1920? आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन ख 1913 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, खेल प्रशिक्षण के 11 सिद्धांतों को प्रतिपादित किसने किया था? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। क है विलियम हार्वे, ख है मार्शल हार्ट, ग है बेनरफील्ड और स्क्रोटर, घ है उपरोक्त कोई नहीं। ठीक है, आपको जल्दी से बताना है कि खेल प्रशिक्षण के जो 11 सिद्धांत थे उसका प्रतिपादन किसने किया है? विलियम हार्वे, मार्शल हार्ट, बेरनफील्ड और स्क्रोटर या फिर घ उपरोक्त कोई नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूं। जी हाँ, राइट आंसर है बेनरफील्ड और स्क्रोटर, यानी कि ऑप्शन ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, पर्यवेक्षक एक कुशल तकनीकी सेवा है जो उन क्षमताओं का अध्ययन करने तथा उनमें उन्नति करने से संबंधित होती है जो सीखने तथा छात्र विकास बहु और व्याप्त है। निम्न कथन किसका है? आपको बताना है कि ये जो दिया गया कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन क है रोमनी, ख है बायरे बर्टन तथा हुकरन, ग है बटलर, घ है उपरोक्त कोई नहीं। चलिए जल्दी से अपना आंसर गेस कीजिए। मैं एक बार फिर से इस कोट को रीड करने जा रहा हूं। ठीक है, जो कथन है वो है, पर्यवेक्षक एक कुशल तकनीकी सेवा है जो उन दशाओं का अध्ययन करने तथा उनमें उन्नति करने से संबंधित होती है जो सीखने तथा छात्र विकास बहु और व्याप्त है। यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख बायरे बर्टन तथा हुकरन का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 50 है, 2010 कॉमनवेल्थ खेलों के समय भारत के खेल मंत्री कौन थे? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन क है राज्यवर्धन सिंह राठौर, ख है सुरेश कलमाड़ी, ग है कपिल सिब्बल, घ है किरण रिजिजू। आप जानते ही हैं वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया था। तो उस समय कौन भारत के खेल मंत्री थे? ठीक है, इन खेलों के साथ साथ वहाँ पर जो है कॉमनवेल्थ घोटाला भी हुआ था। ठीक है, तो आई होप अब आपने गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख सुरेश कलमाड़ी। जो सुरेश कलमाड़ी थे 2010 में कॉमनवेल्थ खेलों के समय भारत के खेल मंत्री थे और जब भारत यहाँ पर जो घोटाला हुआ था उस घोटाले के बाद इनको इनके पद से हटा दिया गया था। आई होप आपको हमारी आज की ये सीरीज अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Hey there. Subscribe to my channel.